इस लोकसभा इलेक्शन के दौरान जब एक मीटिंग में, एक रैली में राहुल गांधी को जब सुना और उनका कन्विक्शन जब मैंने देखा कि जिस तरह से वो, जिस कन्विक्शन, जिस पुरएतमादी के साथ वो बोल रहे थे कि यकीनी तौर पर इंडिया ब्लॉक जीत रहा है और 4 जून को नरेंद्र मोदी की सरकार जा रही है, उनका जो कन्विक्शन देखा तो मुझे लगा कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स से बात करनी चाहिए। और मेरे जहन में बात आई डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, जो कांग्रेस के राज्यसभा एमपी के साथ साथ कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऑफिस के इंचार्ज भी हैं, राज्यसभा में विप हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं। उनसे जानते हैं कि राहुल गांधी का ये कन्विक्शन वाकई सच्चाई में बदल रहा है या नहीं। मैं हूं खालिद रज़ा खान, भारत एक्सप्रेस के लिए। हमारे साथ डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम है भारत एक्सप्रेस में। राहुल गांधी को एक रैली में मैंने सुना, वो जो कन्विक्शन और जो बॉडी लैंग्वेज थी, क्या हुआ, और उन्होंने ये भी कहा कि आप लिख के ले लीजिए। तो वो लिख के लेने वाली बात, क्या राहुल गांधी इस पर बाद में 4 जून के बाद कायम रह पाएंगे? क्या आपको नहीं लगता हमारी सरकार बन रही है? नहीं, मैं तो एक सहाफ़ी, एक जर्नलिस्ट के नाते मुझे लगता है कि मैं तो एक न्यूट्रल होकर मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी ने जो कहा कि लिख कर ले लीजिए, तो आपको लगता है कि वो राहुल गांधी? देखिए जिस तरह से फीडबैक हमें आ रहा है, जिस तरह से हमारे लीडर्स, केडर्स, आप जैसे जो जर्नलिस्ट जो हैं उनकी तरफ से भी फीडबैक मिलता है, और हम लोग जो इन हाउस हमारे कंपनीज़ को लगा रखे हैं मदद करने के लिए कैंपेन में और पब्लिसिटी में, सारे जगह से जो फीडबैक आ रहा है इससे एकदम साफ है कि लोग जो है इस सरकार को बदलना चाह रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि 2014 और 19 में जो वायदे किए गए थे उसके ऊपर ये सरकार खरा नहीं उतरी। लोगों को एक लग रहा है कि ये जुमलेबाज सरकार है, ये झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके, लोगों में नफरत फैला के ये राज करना चाहती है। ये लोग रियलाइज़ कर लिए। तो हर जगह से हमें वोट मिल रहा है, उसके आधार पे हम लगातार ये कह रहे हैं कि हम जीतने जा रहे हैं। 4 तारीख को मैं यकीन के साथ कहूँगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चलिए, ये आपका दावा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन जिस तरह का नैरेटिव पूरे चुनाव में नज़र आया दोनों तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी और जो एनडीए या बीजेपी के कहें कि बीजेपी की लीडरशिप में, उस नैरेटिव के दरमियान जिस तरह से मामले को पूरे मुल्क में बाइपोलर बनाने की कोशिश की गई, पोलराइज करने की कोशिश की गई, उस पोलराइजेशन के दौरान आपको क्या लगता है कि जिस तरह से, चूँकि इस पोलराइजेशन का फ़ायदा बीजेपी को 2014 में मिला, 2019 में मिला, 2024 में क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, आपको एकदम साफ, आपको और पूरे देश को और देश की आवाम को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके की आइडियोलॉजी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लेके चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। हम लोग जो है लोगों के इश्यूज़ के ऊपर बात किए। हम लोगों ने बेरोज़गारी की बात की, हम लोगों ने गरीबी की बात की, हम लोगों ने महंगाई की बात की, हम लोगों ने टैक्सेशन की बात की, हम लोगों ने ये एमएसएमई सेक्टर की बात की, हम लोगों ने किसानों की बात की, मजदूर की बात की, एजुकेशन की बात की, हम लोगों ने जो है प्यार मोहब्बत की बात हम लोगों ने। दूसरी तरफ सिर्फ एक ही एजेंडा था, बांटो बांटो बांटो, नफरत फैलो, बांटो नफरत फैलो, बांटो। अब एक प्रधानमंत्री देश के सत्ता में जो 10 साल सबसे ऊंची पद पे रहा है, वो अगर सिर्फ हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, मटन, मंगलसूत्र, सब इसी चीज़ की जब बात करने लगेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। 10 साल में जो वायदे किए थे उसके बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है। जो रिपोर्ट कार्ड होता है 10 साल के बाद जो लोगों के सामने रखना चाहिए उसके बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है। उनके अचीवमेंट्स के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं। तो उन्होंने फाइनली किस चीज़ पे उतरा है, हिंदू मुसलमान करो, बांटो और वोट बटोरने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि एक टाइम आवाम धोखा खा सकती है, दूसरी बार धोखा खा सकती है, बार बार धोखा नहीं खा सकती है। इसीलिए आवाम हमारे साथ इस बार खड़ी हुई नज़र आ रही है। चलिए, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही और लगातार करते रहे प्राइम मिनिस्टर, तो और आप पर ये इल्ज़ाम रहा कि आप मुसलमानों का फेवर कर रहे हैं, इसी बुनियाद पर इल्ज़ाम कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की कोशिश है, तमाम इस तरह के जो नैरेटिव सेट करने की जो बीजेपी की और प्राइम मिनिस्टर की कोशिश रही, क्या वाकई कांग्रेस मुसलमानों को लेकर इतनी सीरियस है? देखिए, कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, आपको समझ में आना चाहिए। कांग्रेस हिंदुस्तान के हर सिटीज़न के बारे में बात करती है, हर धर्म के लोग के बारे में बात करती है, हर जात के बारे में लोग के बारे में बात करती है, हर पेशेवर लोगों के बारे में बात करती है, किसान, मजदूर, महिला, विद्यार्थी,
ये सब के बारे में हम बात करते हैं। हम जो है हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाना चाहते हैं, चलाते आए हैं। हम चाहते हैं कि लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल करे हर चीज़ में। और इसके साथ में ये भी चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब होता है वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि स्टेट जो है उन तबकों के लिए खड़े रहे, उन तबकों की मदद करें जिनको जो है जिनके पास कुछ नहीं है, जो गरीब हैं, समाज में जिनकी स्थिति बराबर नहीं है, जिनको पैदाइश के टाइम पे ही एक अनइक्वल सिचुएशन में जो पैदा होते हैं, तो वैसे लोगों के लिए थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए उनको थोड़ी मदद करें, एक्स्ट्रा मदद करें। किसी एक समाज के बारे में, किसी एक धर्म के बारे में, किसी एक जात के लोगों के बारे में खड़ी नहीं होती है। आज ज़रूर कांग्रेस ये कहती है अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उसके लिए खड़े रहेगी। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की बात क्या वाकई कांग्रेस उस पर अमल कर पा रही है? मुसलमानों को अगर हम लोकसभा इलेक्शन में सीटों की ही बात करें तो जितनी आबादी, राहुल गांधी का ये नारा भी है, जितनी आबादी, जितनी जिसकी आबादी उतनी बड़ी उतनी उसकी हिस्सेदारी। क्या मुसलमानों को उसकी हिस्सेदारी बराबरी से मिल पाई है? देखिए, आप लोगों को एक चीज़ समझना चाहिए, 2014 के पहले का हिंदुस्तान, 2014 के बाद का हिंदुस्तान, उसके पहले का समाज, उसके बाद का समाज, जिस तरह से इन्होंने पोलराइज किया, डिवाइड कर दिया, जिस तरह से नफ़रत इन्होंने फैलाई, जिस तरह से एक मज़हब के ख़िलाफ़ जो है दूसरे मज़हबों को पिच करने की कोशिश की है, ये जो माहौल बना है, इस माहौल से इस देश को निकालना है, इस समाज को इस माहौल के बाहर निकालना है। और राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा था, तो किसको जोड़ना चाह रहे थे? भारत जोड़ो थोड़ी तो आसाम को और कर्नाटक को जोड़ दें, या तमिलनाडु को और बिहार को जोड़ दें, ऐसा थोड़ी था। ये जो अवाम है, जो लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उनको जोड़ने की बात की। दिल से दिल जुड़ाना, ज़ात से ज़ात जोड़ना, धर्म से धर्म जोड़ना, एक भाषा बोलने वाले से दूसरे भाषा बोलने वाले को जोड़ना, इसलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाला था। अरे क्यों निकालने की ज़रूरत पड़ी? क्यों कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी जी को ये भारत जोड़ो यात्रा, इतना बड़ा यात्रा निकालने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हम लोग को महसूस हुआ कि हमारे जो लीडर्स थे आज़ादी के आंदोलन के टाइम पे, उन्होंने कहा था कि जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट, एक एगैलिटेरियन स्टेट, जो हर किसी को बराबरी का हक मिले, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जात का है, सही को सही, गलत को गलत बोलने का एक सिचुएशन पैदा करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 साल से वो हो नहीं रहा। एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना, गलत बात बोलना, नीचे दिखाने की कोशिश करना, वायलेंस लगातार, हिंसा हर जगह को प्रमोट करना, ये सब हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे डेमोक्रेसी में, इलेक्शन में नंबर गेम होता है। अब नंबर गेम में ये होता है कि जो 0.01 पर एक वोट से भी कोई जीते तो जीत गए, 1% एक वोट से हारे तो भी हार गए। आज हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस ये है, जो फासीवाद ताकतें जो हमारे देश के सत्ता पे जो कब्जा करके बैठे हैं, उनको देश की सत्ता से हटाना है। उस हटाने के लिए हम लोग अलग अलग हथकंडे अपनाए हैं, टैक्टिक्स अपनाए हैं। इसमें भी नंबर है। जब तक 272 आप रीच नहीं करेंगे, आप सरकार नहीं बना पाएंगे। हमको 400 सीट नहीं चाहिए, हमें 272 चाहिए, हमें 300 चाहिए जीतने के लिए। सरकार से पहले उनको हटाओ, माहौल फिर ठीक करो, और 50 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, 100 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। फिर जो है लोगों को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एम्पावर किया जाता। आज सबसे पहला हमारा चैलेंज ये है कि हम जो है ये नफ़रत को हटाएं। ये नफ़रत को हटाने के लिए ज़रूरी है कि हम सत्ता में हैं। सत्ता में आने के ज़रूरी है कि हम 272 पार करें। 272 पार करने के लिए हमें जो जो टैक्टिक्स अपनाना वो अपना रहे हैं, और सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए भी सरकार में रहना ज़रूरी है। मैं चैनल पर सुन रहा था आपको कि वो कम्युनिस्ट पार्टी की जो थ्योरी है और लेनिन की, आप उस पर बात कर रहे थे कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड। क्या वही चीज़ लोकसभा इलेक्शन में टिकट के बंटवारे में आप ऐसा लगता है कि आप लोगों ने वो नहीं, मैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में बोला था। मैं ये कहा था कि जो है आपको जो है लार्जर गोल अचीव करने के लिए आपको अगर एक कदम पीछे हटना है तो एक कदम आपको पीछे हटना पड़ेगा। एक कदम पीछे हट के अपने आप को स्पेस क्रिएट करें, माहौल ठीक करें, फिर 2 कदम आगे बढ़ें। 2 कदम आगे बढ़ें इन द सेंस जो है आप उनको रिप्रेजेंटेशंस अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में दीजिए, अलग अलग जो है उसमें असेंबलीज में दीजिए। आप ग्राम पंचायत लेवल से लेके पार्लियामेंट तक, प्राइम मिनिस्ट्रियल पोजीशन तक अलग अलग तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है, अलग अलग तरीके से पॉलिटिकली एम्पावर किया जा सकता है।
आपको पहले माहौल ठीक करना है, माहौल ठीक करने के लिए सत्ता में आना है। इसीलिए मैं बोल रहा था ये सब जो चीज़ें हैं ना कि आप जो है फासीवाद ताकतों को हटाना भी है, साथ ही साथ जो है ना आप कुछ तबकों को एम्पावर भी करना है। कई टाइम जो है दोनों करने में दिक्कतें पैदा हो सकते हैं। इसीलिए जो बड़ा जो चैलेंज है, जो बड़ा डेविल है, उसको पहले हराओ, सत्ता में आओ, फिर उसके बाद देन यू कैन टेक केयर ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स। इसी बात को आपके पार्टी के कई लीडर समझ नहीं पाते हैं। छोटी सी मिसाल के अधीर रंजन चौधरी, उनके बयानात से कई बार ऐसी चीज़ें टूटने लगती हैं, जिस थ्योरी की बात आप कर रहे हैं, जिस टैक्टिक्स की बात कर रहे हैं, या अभी हाल के दिनों में आपका वो सैम पिट्रोडा साहब ने जिस तरह का बयान दे दिया और उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन जिस तरह से बीजेपी ले उड़ी, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे नाजुक मौके पर ऐसे लीडरान को बयान नहीं देना चाहिए ऐसा? देखिए मैं तो ये हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है और इतने बड़े देश में जो है बहुत सारी चीज़ें होते रहते हैं। कई लोग चुनाव लड़ते रहते हैं, लॉन्ग ड्रॉन कैंपेन है, 7 फेज़ का कैंपेन होता है, फैटिक सा होता है। कई टाइम ऐसे भी होता है मिस रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ चीज़ों को, कुछ सीनियर लीडर्स कोट करते हैं, उसको तोड़ मड़ोड़ के डॉक्टरेट करके वीडियोस बनाए जाते हैं। सैम पिट्रोडा जी जिन्होंने वो इनहेरिटेंस के बारे में बोला, वो कंपेयर कर रहे थे दूसरे कंट्रीज से। अब वो एक एकेडमिक बातचीत किसी एक कॉन्टेक्स्ट में वो कर रहे थे, उसको लेके आके भारतीय जनता पार्टी और ख़ासकर नरेंद्र मोदी जी जो है एक अलग तरीके का नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की। अधीर रंजन चौधरी जी जो है वेस्ट बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बोलने की वो कोशिश कर रहे थे, उसको यहाँ पे मिसकोट किया गया। हमारे चैलेंजेस हैं क्योंकि हम लोग बहुत सारे पार्टियों के खिलाफ स्टेट में, अधीर रंजन चौधरी की वजह से ही वेस्ट बंगाल में मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी वजह से अलायंस नहीं हुआ। बहुत सारे टाइम होता क्या है, देखिए हमारा एग्जिस्टेंस का सवाल भी है। वेस्ट बंगाल एक बहुत बड़ा स्टेट है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम कम्प्लीटली वहाँ पे जो है अपनी पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकते। हमारी पार्टी को भी वहाँ पे बचा के रखना है, आगे भी बढ़ाना है। ऐसे चैलेंजेस आते हैं, कई स्टेट्स में, बिहार में हमें इस तरह का चैलेंज आया, लेकिन हम लोग कुछ सीटों पे कंप्रोमाइज़ किए। इतनी बड़ी पार्टी होने के नाते भी जो है बहुत सारे, अब जब महाराष्ट्र में हम लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, हम एनसीपी और शिवसेना से कम सीट पे हम लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कम सीटों पे लड़ रहे हैं। तो ये सब चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग कई जगह जो हम लोग ये चैलेंजेस से उभर के हम आगे बढ़ जाते हैं। कई जगह एक आध स्टेट में मामला फंस जाता है, इसको मुझे नहीं लगता कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ट्रीट करना चाहिए। और 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे फिर सब इकट्ठा हो जाएंगे। इस बार कितनी सीटों की उम्मीद है कांग्रेस को? देखिए एक अंडरग्राउंड करंट चल रहा है, हमें बहुत सारे स्टेट्स में जहाँ उम्मीद नहीं थी, वहाँ पे जो अंडरग्राउंड करंट चल रहा है, जिस तरीके के हमें संकेत आ रहे हैं कि हमें जिस तरह से हमें वहाँ पे फीडबैक आ रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। ट्रिपल फिगर में आ पाएगी? हाँ, ट्रिपल कांग्रेस पार्टी तो जो ट्रिपल फिगर में आसानी से आ रही है। और पूरा गठबंधन का भी मैं जो कह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो, 272 के कितना भी ऊपर हम जा सकते हैं। हम उसके लिए जो है मैं ये फिक्स्ड फिगर में बताना नहीं चाहूँगा कि इतना आ रहा है इतना आ रहा है, क्योंकि कई अब ज़्यादा उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, बिहार से, इन बड़े स्टेट से आपको चौंकाना करने वाले जो है रिजल्ट्स आने के संभावना पूरी है। तो ऐसी जगह से अब नंबर कितना आगे तक जाएंगे अब बोल नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ग्राउंड पे जो है, जो मुद्दे हम लोगों ने छेड़े थे, उठाए थे, जो नैरेटिव सेट किए थे, ग्राउंड पे वो रेजोनेट कर रहा है। आम आदमी उसकी बात कर रहा है। आम आदमी हमारा जो नैरेटिव जो सेटअप हम लोगों ने किया है उससे जो है कन्विंस्ड है और सिंपथाइज कर रहा है और वोट भी कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार तो बनेगी, कितना ऊपर जाएंगे मैं बता नहीं पाऊँगा। पीएम फेस कौन होने वाला है? अब चूँकि कन्विक्शन है पूरा वो खुद एतमादी दिख रही है राहुल गांधी के बयान में, आप लोगों के बयान में, तो पीएम फेस कौन होगा ये भी बता दीजिए। देखिए कल आप लोग सारे लोग वहाँ पे थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट को ये सवाल पूछा गया था, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि 2014 में भी कोई पीएम फेस नहीं था, 2004 में जब यूपी की सरकार बनी। तो एक तो ये है। दूसरा जो है, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे इतने गठबंधन के पार्टीज़ हैं, पहले रिजल्ट आए, हम जीते, मेजॉरिटी मिले, उसके साथ सब बैठेंगे, किस पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा, कैसा बनेगा, वो करेंगे। फिर हमारी पार्टी से बनना है तो फिर हमारी पार्टी में आला कमान है, कई लोग उसमें, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी जी सीपीपी चेयरपर्सन है कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, और राहुल जी हैं, खड़गे साहब हैं और सीनियर लीडर्स हैं, बैठ के उसमें डिसीजन लेंगे। इसमें
प्रधानमंत्री पहले डिसाइड करो बाद में नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ये पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में पहले नंबर चाहिए, उसके बाद वो जो जीत के आते हैं उनमें से एक लीडर जो है प्रधानमंत्री बनता है। तो हम लोगों को, हमारे पास कई फेसेस हैं, उसमें मैं डिटेल्स में जाना नहीं चाहूँगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, सरकार ये जो है जिन मुद्दों के लिए खड़ी हुई है और जो मुद्दे उठाई है उसके ऊपर पूरा खरा उतरेगी। देखिए, ये तो आप आइडियल बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आता है, उसके बाद वो चुनते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। लेकिन इसी का, और चूंकि इसको उलट करके बीजेपी पिछले 2 इलेक्शन में लगातार फायदा उठा चुकी है, फेस को पहले रख के। देखिए, तो इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2004 में फेस बनाई थी वाजपेयी जी का, लेकिन वो हारी है। उसके पहले 2009 पे उन्होंने फेस बनाया था अडवाणी जी को, उसमें वो हारी है। ये प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाने की पूरी कोशिश नरेंद्र मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी वो किया। हम लोगों को एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारे फाउंडिंग फादर थे, आज़ादी के आंदोलन के टाइम के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे फ्रेमर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, उन्होंने 152 कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ के उन्होंने बहुत कॉन्शियसली चूज़ किया था कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे और उसमें ये सिस्टम ऐसा रहेगा प्रधानमंत्री को चूज़ करने का। उनको ये लग रहा था कि आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हो सकता है कुछ कंट्रीज़ में वो भी सक्सेसफुल रही हो, उस टाइम पे ये आर्ग्यूमेंट था और ये लग रहा था कि हम किसी एक आदमी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे तो पूरी संभावना होती है, पूरे चांसेस होते हैं कि जो वो आदमी के सर पे अगर पावर चढ़ गया तो फिर जो है वो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड अपना सकता है, जो पिछले 10 साल में आपको इस देश में देखने को मिला है। हम लोग उसके खिलाफ हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में नंबर आना चाहिए, उसके बाद जो हम लोग लीडर चुना जाना चाहिए। लेकिन ये तो नेहरू के साथ पहले हुआ है, जवाहरलाल नेहरू के साथ कि उनके फेस पर 3 नहीं, हम लोगों ने फेस बना के उनका लड़ा नहीं, देश उनको लीडर माना है। और फेस पे इलेक्शन लड़ी नहीं, देखिए, हम लोग हमेशा, देखिए, हम लोग कभी भी किसी को ये नहीं बोलते थे कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। देखिए, इस बार भी हमारे 3 नेता बहुत प्रोमिनेंटली कैंपेन किए, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पहले सोनिया गांधी जी बहुत प्रोमिनेंटली कैंपेन करती थी। जाहिर सी बात है कैंपेन के फेसेस होते थे, लेकिन कभी हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कभी डिक्लेयर नहीं करते थे। हम लोगों के फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो एक न्यू डाली है, फाउंडेशन डाली है, उस पे ही हम लोग चलते हैं, क्योंकि जिस भी दिन आप लीडर को लार्जर देन लाइफ इमेज बना देंगे, आप उसको ये यकीन दिलाएंगे कि आपके दम पर वोट बन रहा है, तो लाजमी है कि उसमें डिक्टेटोरियल एटीट्यूड आना ही आना है। पीएम मोदी ने कैंपेन के दौरान अभी 2-4 दिन पहले बोला कि जामिया और एएमयू का मामला उठा दिया कि ये माइनॉरिटी स्टेटस है इनका और इनके यहाँ SC/ST का रिजर्वेशन नहीं है। तो आप सोचिए, लोगों को के अंदर वो फिर से वही बात पोलराइज करने की जो कोशिश। देखिए, एक प्रधानमंत्री, देखिए कांग्रेस का क्या रवैया? देखिए, एक प्रधानमंत्री जब देश को मिसलीड करने की कोशिश करता है सिर्फ अपने वोट के लिए, उसने इतना बड़ा झूठ बोलो मैनिफेस्टो के बारे में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में, कि मुस्लिम लीग का और नक्सलवादियों का लिखा हुआ है, उनके लिए लिखा हुआ होंगे, और इतना ओपनली झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस जो है ना आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपके भैंस छीन लेंगे, आपके घरें छीन लेंगे, उनको देंगे। ये डिस्टॉर्ट करके लोगों को डराना, लोगों में एक भय क्रिएट करना और उसके बाद वोट बटने की जो कोशिश की है। वो कोट करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान, ठीक है, वो पूरा बयान क्यों नहीं बोलते हैं? इस देश के नहीं, वो पूरा बयान क्यों नहीं बोलते हैं? उन्होंने माइनॉरिटीज के साथ में और किन किन का नाम लिया? उन्होंने आदिवासियों का नाम लिया, दलितों का नाम लिया, पिछले वर्गों का नाम लिया, महिलाओं का नाम लिया, वो क्यों नहीं बोलते? ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है चीज़ें को कन्वीनियंटली निकाल के पोर्ट्रे करके उसके ऊपर जो है पोलराइज करना, ये इनकी आदत है। और जहाँ तक एएमयू और जामिया की बात है, देखिए, संविधान क्या बोलता है? संविधान ने जो है माइनॉरिटीज़ को अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज, अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशंस जो प्रोग्रेसिव हैं उसको बरकरार रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए जो है कुछ राइट्स माइनॉरिटीज़ को दिए हैं। ये मनमोहन सिंह जी नहीं दिए राइट्स, ये मोदी जी ने राइट्स नहीं दिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया है। और ये राइट्स सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, माइनॉरिटीज़ के कुछ राइट्स जो है ना UN ह्यूमन राइट्स में भी जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं। आप किसी भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर मेजॉरिटीज़ का दबदबा नहीं रख सकते। देखिए, माइनॉरिटीज़ का हो, यहाँ माइनॉरिटीज़ मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, बट दूसरी कंट्रीज़ में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में माइनॉरिटीज़ कोई और है। अब यहाँ पे जो मेजॉरिटी हैं, बहुत सारे कंट्रीज में माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ के उनके राइट्स बनते हैं।
कि वो अपना कल्चर प्रोटेक्ट करें, अपना ट्रेडिशन प्रोटेक्ट करें, अपनी लैंग्वेज को बनाए रखें। तो वो राइट्स के, हमारे राइट्स के तहत जो है हमारा कल्चर वो सब बना के रखने के लिए इंस्टीट्यूशंस कैसा हम एडमिनिस्टर करें, मैनेजमेंट किसका रहेगा और किस हद तक रहेगा, ये क्लियरली लेड डाउन है। हर स्टेट की अपनी पॉलिसी है। अगर नरेंद्र मोदी जी लोगों को भड़काने के लिए, कुछ तबकों से वोट लेने के लिए इस तरीके से गलत तरीके से लोगों के सामने रखते हैं, तो ये देश के साथ धोखा कर रहे हैं। चलिए चलते चलते छोटे छोटे सवाल 2-3 हम और कर लेते हैं कि क्या ऐसा नहीं होता कि जब जब इल्ज़ाम लगाती है बीजेपी के कांग्रेस एंटी हिंदुत्व है, तो डिफेंसिव होकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंदिर पहुंच जाते हैं? देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिंदू नहीं है क्या? अगर वो मंदिर जा रहे हैं तो इतना ताज्जुब क्यों होता है आपको? भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान पैदा हुआ हूँ और मुसलमान हूँ, तो मैं अगर मस्जिद जा रहा हूँ, मैं अगर कोई दरगाह जाऊँगा यानी हज पे जाऊँगा, तो मुझे परेशानी होना चाहिए, यानी तो आपको क्यों परेशानी होना चाहिए कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ? भाई इस देश के अंदर हर मज़हब के आदमी को अपना मज़हब फॉलो करने के लिए, अपने रिचुअल्स फॉलो करने के लिए और अपने मज़हब के तहत अपनी ज़िंदगी लीड करने के लिए उसको पूरा हक़ है, पूरा राइट है। अब राहुल गांधी जी क्योंकि एक ओल्डेस्ट पार्टी के नेता हैं, उस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो वो अपने धर्म से थोड़ी बाहर हो गए। इंदिरा गांधी जी जानती थी मंदिरें, नेहरू जानती थी मंदिर। ठीक है, हम लोग का कहना यह है स्टेट को और रिलीजन को अलग कर दो। हर रिलीजन को अपने रिलीजन को अपने हिसाब से अपने रिलीजन को चलाने की, अपने रिलीजन के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारने का जो है ना आपको पूरा हक़ है। स्टेट को और रिलीजन को मत मिलो और रिलीजन के बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट मत करो, ये हमारा कहना है। अब इनको राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी मंदिर ना जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए प्रॉब्लम है, अगर जाएं तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। भैया ये जब ये जाने लगे तो ये हमारे से बड़े हिंदू बन जाएंगे। भाई जो हिंदू पैदा हुआ है, जो हिंदू बन के रहना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड है, वो हिंदू रहना चाहता नहीं। जो मुसलमान बन के पैदा हुआ है या क्रिश्चियन बन के, क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ है, वो क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू बन के रहना चाहते नहीं चाहते, उनके ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे लोग नास्तिक हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के नाम पे राम का नाम उनके नाम में रहता है, शिव का नाम उनके नाम पे रहता है, लेकिन नास्तिक हो जाते हैं। अब उनका क्या करें? तो मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे चीज़ों में जो है भारतीय जनता पार्टी फंसाना चाहती है लोगों को, बहस इसी पे रखना चाहती है, जबकि इलेक्शन प्योरली डेवलपमेंटल एजेंडा, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, फिनेंसेस, प्रायोरिटीज़ के ऊपर होना चाहिए, यानी नेशनल सिक्योरिटी पे होना चाहिए। ये आपस में लोगों को धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे लड़ा के जो हम इलेक्शन जीतने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ, इसको ख़त्म करना चाहिए, जब ही हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। एक और सवाल बनता है कि बीजेपी के कुछ लीडरान से मेरी बातचीत हो रही थी, एक जर्नलिस्ट के तौर पे हम तमाम लीडरान से बातचीत होती है कि अगर एनडीए को और बीजेपी को 200 प्लस सीट आती है, 220, 240, जो तमाम सेफोलॉजिस्ट भी बता रहे हैं, तो ममता, उन लोगों की ये कोशिश है कि ममता बनर्जी और बीजे पटनायक को साथ ला के नंबर पूरा किया जा सकता है। देखिए, अगर उनको नवीन पटनायक अगर उनको 272 से कम सीट्स आते हैं तो उनको कोशिश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका नारा 400 पार का है। 10 साल के बाद उनको लगता है कि ये लोग वल्नरेबल हैं, लग रहा है उनको कुछ भी लगे, बट अगर वाकई में नरेंद्र मोदी जी अपनी बात पे टिके रहें, 400 पार का नारा, तो इसका मतलब उनको उतने 272 से कम उनको सीट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्री पोल्ड अलायंस में 272 नहीं आ रहे हैं, तो देश की जनता उनको नकारी है। उनकी जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे उसमें उनके झांसे में नहीं आई है, उनको जो है सत्ता के बाहर की है, तो उनको जो है साइलेंटली और डिग्निफाइड तरीके से सत्ता के बाहर हो जाना चाहिए, इनको कोशिश नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, हम लोग हर वो कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के बाहर रखने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। चलते चलते एक आखिरी सवाल ये कि ये जो इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक है, आप लोग इसको इंडिया के नाम से आप लोगों ने इसको मंसूब किया, प्राइम मिनिस्टर हमेशा और बीजेपी के तमाम लीडर इसको इंडी गठबंधन बोलते हैं, और यहाँ तक के कई चैनल्स ने भी फॉलो करते हुए इसको इंडी लिखना शुरू कर दिया। इस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, जैसे ही हम लोगों ने नाम इंडिया रखा वो घबरा गए। अब क्योंकि इंडिया के खिलाफ तो बोल नहीं सकते,
इंडिया के खिलाफ गालियाँ नहीं दे सकते, इंडिया के खिलाफ भला बुरा कह नहीं सकते। तो इसीलिए जो है वो जो मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, गेट अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, पता नहीं क्या क्या इंडिया जो इस्तेमाल करते थे वो सब भूल गए, फिर इंडिया के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किए। अब वो इंडिया बोले, हम लोग जो है वो ताकतें हैं जो देश की परंपरा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो प्रजाप्रभुता व्यवस्था जो हम लोगों ने, देश के लोग जो है जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे आज़ादी के आंदोलन के जो नेता थे, जो उन्होंने ख्वाब देखा था और जिस चीज़ के लिए उन्होंने लड़ा था, जिस तरीके के हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था, उसको बनाए रखने के लिए और उसको बचाने के लिए जो हम लोग ये गठबंधन हुआ है। इंडिया नाम है, नाम इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है सोच, आइडियोलॉजी, प्रोग्रेसिव ये प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ और हमारा एजेंडा एकदम साफ है, देश के लिए लड़ना। इसीलिए हम लोगों का गठबंधन का नाम इंडिया हम लोगों ने, हम लोग रियल इंडिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला बातचीत के लिए। अब 4 जून को क्या नतीजा आता है, उसके मुताबिक हुकूमत किसकी बनती है, अब इसका इंतज़ार हम तमाम लोगों को है। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, भारत एक्सप्रेस से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, कांग्रेस के लीडर, राज्यसभा एमपी, जो तमाम सवालों के जवाब बहुत बेबाकी से दे रहे थे और तमाम जो तीखे सवालात थे उसको भी उन्होंने उस पर रोशनी डालने की कोशिश की। आप तमाम लोगों ने इस प्रोग्राम को, इस इंटरव्यू को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।